ये होता है सम्मान। अगर बेटियों की परवरिश अच्छे से करोगे, तो ऐसा ही सम्मान आपको भी मिलेगा। भारतीय संस्कृति और परंपरा यही कहती है कि काबिलियत को हमेशा दुनिया सल्यूट करती है, सलाम करती है। और आरएएस क्वालिफाई बेटी प्रीति गुप्ता का सम्मान माला पहना कर करके, ये है सबसे एक अनोखा पल, रिश्तों की एक पहचान। एक दीदी गौरवान्वित होती हुई और प्रेरणा लेती हुई और दीदी को सम्मानित करती हुई। माला एक कोमलता का प्रतीक होती है और वही पगड़ी एक सम्मान का प्रतीक होती है। और ये है वो पगड़ी जो सबको प्रेरणा दे रही है। आप हमेशा बार-बार पूछते हैं कि सर क्राइम की खबरें क्यों नहीं दिखाते, और मैं एक ही चीज कहता हूँ कि क्राइम की खबरें दिखाने से क्राइम खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता है। लेकिन काबिलियत और छिपी हुई प्रतिभाओं को अगर लगातार दिखाएं तो लोगों की पॉजिटिव सोच बनती है। और एक बेहतरीन आज छिपी हुई जो प्रतिभा थी, मैं उसको कैमरे पे लेके आ रहा हूँ। इंतजार था आपको उस बेटी को सुनने का और उसकी संघर्ष में कहानी जानने का कि आखिर कौन सी ऐसी कहानी इनके द्वारा हुई कि प्रशासनिक सेवा में हो गया इनका चयन। लेकिन एक एक वो एक रिश्तों की पहचान, वो काबिलियत और हुनर जिसके बलबूते से पहुंचते हैं देश को गौरवान्वित करने वाले सितारे। बहाने बहुत आते हैं, क्या करें, किस्मत में ऐसा है, क्या करें, घर की परिस्थितियां ऐसी हैं। आज सारे बहाने मैं आपके प्रस्त करने के लिए बेटी को सुनवाने जा रहा हूँ। घर की परिस्थितियों को उलाने देना कि घर में किसी भी तरह से अगर माहौल रहता है तो सिर्फ बच्चे बहाना बनाने की तरफ जाते हैं। इस बहाना बनाने की दौड़ में और आपकी पॉजिटिव सोच में कितना अंतर रहा, वो जानना चाहिए। देखिए सर, बहाने हम लोग अगर बनाते हैं तो कभी भी हम अपने जो भी हमने डिज़ायर्ड जो भी लक्ष्य सोचा है, वो नहीं प्राप्त कर सकते। हर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। जितने भी हमारे बड़े नेता हुए हैं या कोई भी किसी भी फ़ील्ड में साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी फ़ील्ड हो उसमें संघर्ष करना पड़ता है। तो बहानों की कोई जगह नहीं है अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। सबसे बड़ा सवाल, नौकरी आसान है या बहुत मुश्किल है? नौकरी नौकरी पाना आज के समय में इतना आसान नहीं है। अगर आपको कोई भी फ़ील्ड अगर आपने चुनी है, तो आपको मेहनत करनी ही होगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो भी आपको वहाँ मेहनत करनी है। गवर्नमेंट सेक्टर में आना है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत टफ़ होते जा रहे हैं आज के समय में, बहुत कॉम्पिटिशन है। नौकरी पाना एक मुश्किल टास्क है और उसे ज़िम्मेदारी से निभाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जो मुझे अब ये पद प्राप्त होगा, इसको पूर्ण ज़िम्मेदारी से निभाऊँ, निष्ठा से, ईमानदारी से निभाऊँ। आरएएस का मतलब तो आप बखूबी से जानते होंगे जब क्वालिफाई किया है तो, लेकिन हर कोई न्यूज़ पे आते ही सिर्फ एक बड़ी-बड़ी बातें करके ज़रूर चले जाते हैं कि मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे ये सुधार करना है, लेकिन बहुत सारे पदों पे आए और लोग चले भी गए। परिस्थितियाँ वैसी की वैसी हैं या कहीं न कहीं देश के गाँव का जो स्तर है वो डाउन ही होता जा रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप इस पद पे जब आप विराजमान होंगे, इस नियुक्ति को जब आप स्वीकार करेंगे, तो उसके बाद आपका प्लान क्या होगा? वो जो भटक रहे हैं दर-दर, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, कहीं न कहीं न जाने कितने जो है चेक लगाने के बाद, कॉल करवाने के बाद कहीं न कहीं उनका सामना के सच्चाई से होता है। एक उस पद की ज़िम्मेवारी और जो न्याय के लिए लोग तरस रहे हैं, उनके लिए आपके कैसे दायित्व हों? बिल्कुल सर, मैं ये मानती हूँ कि आज के समय में हम ये देखते हैं कि अक्सर अधिकारी बनने पर हम कहीं न कहीं पद पाने पर अपनी प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा में ये भूल जाते हैं कि हम ये क्यों करना चाहते थे। मैंने भी जब ये चुना, तो मेरे 2 गोल थे कि एक तो मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। जो महिलाएँ हैं, उनको दो मतलब दोहरे दर्जे से देखा जाता है, उनको आदमियों के बराबर नहीं माना जाता है। तो मैं ये चाहती थी कि महिलाओं को सम्मान मिले। अगर मैं एक बेटी होकर कुछ बनती हूँ, तो बहुत सारी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी आगे बढ़ेंगी इससे। और दूसरा मैं समाज के लिए जो बचपन से करना चाहती थी, मैं सूफिया स्कूल में पढ़ी हूँ। बचपन से ही मैंने वहाँ पर देखा है कि हम हर फंक्शन पे दिवाली, होली, क्रिसमस वहाँ पर डोनेशन करते थे। हम वहाँ पर पैसों का, कपड़ों का, मिठाइयों का अलग-अलग तरीके से गरीब बच्चों को डोनेशन करते। और हम ये चाहते थे कि सिर्फ़ मेरी दिवाली ना बने, गरीब लोगों की भी दिवाली बने।
तो वही मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली और मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहती थी। कहीं न कहीं पहले मैंने इंजीनियरिंग करी, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने आप को खोजा अंदर से कि मैं एक्चुअल में क्या करना चाहती हूँ, तो मैंने ये पाया कि दोनों चीज़ें तभी हो सकती है अगर आप समाज सेवा भी करना चाहते हो और एक पद में एक प्रतिष्ठा भी पाना चाहते हो। तो सिविल सर्विसेज़, ये लोक सेवा एक ऐसा एक माध्यम है जिससे आप दोनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। तो ये मैंने इसीलिए चुना और मैं ये चाहूँगी कि आज के ज़माने में जैसे हम बात करते हैं कि अधिकारी बनने पर लोग नहीं काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फ्रेश टैलेंट है, जो आज आ रहा है, वो बिल्कुल काम करने के लिए तत्पर है। मैं भी बिल्कुल अपने है ना लोगों के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ और पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से काम करूँगी। आपकी एजुकेशन क्या है? क्योंकि कई बार बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्वालिफाई तो हुए हैं लेकिन योग्यता क्या थी? मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। पापा के लिए क्या कहना चाहोगे जो सुबह घर से निकलते थे और शाम को जब हारे थके घर आते थे तो बहुत सारी पीड़ाओं को आपने महसूस किया होगा। यस, मैं अपने पापा को बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए एक ढाल की तरह है। समाज में हम अक्सर देखते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने से रोका जाता है ज़्यादा, उनको नहीं पढ़ने दिया जाता। अक्सर 2-4 बातें कोई ना कोई सोसाइटी में बोल देता है, रिश्तेदार भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बट मेरे पापा ने उन सभी चीज़ों को दरकिनार करके मुझे पढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए मुझे मोटिवेट किया हमेशा। और मम्मी और पापा मेरे लिए 2 पंख हैं, जिससे मैं कह सकती हूँ कि आज मैं अपने सपनों की उड़ान भर रही हूँ। और आगे जाके इन दोनों के साथ रह के, जैसे मेरे 2 भाई भी हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा योगदान किया है, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, पूरे परिवार ने। उसके अलावा शौर्य लाइब्रेरी ने, यहाँ पर जो भैया हैं, गोविंद भार्गव भैया हैं, नरेश सर हैं, भैया ने मेरे को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी। तो मैं संपूर्ण परिवार का, मेरी दादी का, मेरे रिश्तेदारों का भी, शौर्य लाइब्रेरी का, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। लाइब्रेरी में आपके स्टडी का कितना जो समय व्यतीत हुआ, कितने समय में आपने ये कामयाबी हासिल की? सर, मैं 2023 में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, स्टार्ट हुआ था ये अक्टूबर में और आज 2025 में अक्टूबर में इसका रिज़ल्ट आया है। तो ये लगभग 2 साल इसकी वैकेंसी को स्टार्ट होके और कंप्लीट होने में लग गए हैं। तो मैंने 2 साल यहाँ पर पढ़ाई की है और अपने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ाई का। यहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, आपको बिल्कुल वो सारी फैसिलिटीज़, जैसे वाई-फाई फैसिलिटी है, यहाँ पर एसी है, गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था है, लंच करने के लिए बहुत अच्छा रूम है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स में एक डिसिप्लिन है। यहाँ के जो नरेश सर है, जो मैनेजमेंट सँभालते हैं, वो बहुत बहुत कॉर्डियल है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। गोविंद भार्गव भैया है, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अगर कोई भी परेशानी होती है किसी भी बच्चे को, तो उसे फ़ौरन वो रिज़ॉल्व करते हैं, उसको समाधान करते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज के उन नवयुवकों को क्या कहना चाहोगे जो कि संघर्ष कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो हार थक कर कर के हार मान लेते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनमें जुनून होता है वो आगे निकल जाते हैं। इन सब के लिए क्या? आज की यूथ को, नवयुवकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब, मोबाइल आज एक ऐसा भटकाव है जिससे हम कहीं न कहीं भटक रहे हैं। हम इंस्टाग्राम, रील्स और इन सब की दुनिया में, ये एक एडिक्शन है। तो प्लीज़ इस सब एडिक्शन को छोड़िए और अपने सपनों को, जो भी आपने कुछ भी सपना अगर देखा है तो उसको पूरा कीजिए। अपने माता-पिता को गौरवान्वित कीजिए, क्योंकि एक ऐसा पल है जब सफलता रील्स के थ्रू और इन सब या फिर कोई भी इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हो, वो एक टेम्परेरी हैप्पीनेस है। कुछ 1-2 घंटे की आपको खुशी मिली, लेकिन वो एक डिस्ट्रैक्शन है, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सभी को यही बोलूँगी कि इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, दोस्तों को भी अच्छे दोस्त बनाइए, सोच अच्छी रखिए, पॉज़िटिव थिंकिंग रखिए, अपने आप को हमेशा पॉज़िटिव लोगों से सराउंडेड रखिए, अच्छा खाना खाइए। आज के ज़माने में हम अनहेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप लोगों को हेल्दी खाना खाना चाहिए, उससे आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा और आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म तक अच्छी रहेगी। ये आपका टारगेट ही था क्या मुझे आरएएस ही क्वालीफाई करना है या फिर कहीं न कहीं तुक्का ही लग गया? नहीं सर, मेरा सिविल सर्विसेज़ का ही गोल था स्टार्टिंग से, मैंने इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया और मीनवाइल मेरे और भी एग्ज़ाम्स क्लियर होते गए। अभी भी मेरा एक जॉब मैं कर रही हूँ, जैसे महिला अधिकारिता विभाग में मैं ब्लॉक सुपरवाइज़र हूँ बुहाना में, और उसके साथ ही अभी आरएएस का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है। तो अगर आप बड़ा गोल चुनते हो तो छोटे कई एग्ज़ाम्स हैं, जो मेरे 2-3 और भी एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हुए हैं, तो एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं, तो आप अपना गोल जो है वो बहुत बड़ा चूज़ करिए। घर में बहन-भाई
बहुत सारा बड़ा परिवार और उन सब के बीच में आपकी परवरिश हुई। क्या कभी मायूसी नहीं आती थी कि पिता इतना पैसा कहाँ से लाएँगे और इतनी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे करेंगे? क्योंकि कई बार बच्चे इतने हताश और निराश हो जाते हैं घर की व्यवस्थाओं को देख कर के, कि वो टारगेट को छोड़ते हैं और कहीं न कहीं पैसे कमाने के लिए चल पड़ते हैं। क्या कभी ऐसी भी सोच दिमाग में उत्पन्न हुई होगी कि नहीं पढ़ना है, पापा के लिए कहीं न कहीं से पैसे का एडजस्ट करना है? हाँ, बिल्कुल, कभी-कभी ऐसा फ़ील होता था। बट अगर मैं वो काम करती कि पैसे कमाने के लिए मैं कुछ और करती, तो शायद फिर ये सफलता पानी और ज़्यादा लंबा समय लग जाता। तो अगर आपको ये है कि घर में अगर काम चल रहा है, आपको अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक दिक्कतें नहीं आ रही है, तो मैं सभी को ये बोलूँगी कि आप सब अपने लक्ष्य को टारगेट कीजिए, मतलब उसी के लिए काम कीजिए। जितने भी आपको समय मिलता है, उसी के लिए मेहनत कीजिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि परिवार को आपको आर्थिक सपोर्ट देना है, तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि आप परिवार का एक हिस्सा है, उनको सपोर्ट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज़ मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ, एक बात है कि लोग कहते हैं कि भाग्य में लिखा होता वो होगा। कई सफल होने के बाद में कहते हैं कि कर्म कीजिए, भाग्य वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने बेटी की जो चेयर, लाइब्रेरी के अंदर बैठने की चेयर थी, हमने उनके बॉक्स को देखा और वहाँ पर जो देखा, वो मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया कि बेटी ने वहाँ पर भगवान की तस्वीर लगा रखी है। और उस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक भटकाव का केंद्र है। आपकी जो बॉक्स हमने देखा, उसपे भगवान की तस्वीर लगी हुई है। इसके पीछे का राज क्या है? हम करोड़ों भारतवासी वो भी जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं हम श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मैंने उन्हीं की फ़ोटो लगा रखी है अपनी लाइब्रेरी की सीट के मतलब फ्रंट में, ताकि मैं हमेशा उनके दर्शन कर सकूँ और हमेशा उनसे मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ। जैसे ही स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई करने के लिए पहले उनसे प्रे करती हूँ कि बाबा मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए कि मैं आज जो भी लक्ष्य अपना सोच के आई हूँ, घर से उतनी पढ़ाई कर सकूँ। और जब भी मैं कभी निराश होती, उदास होती, मन ऐसे खुश नहीं होता, तो मैं उनसे बात कर लेती अपने मन की। किसी को नहीं पता चलता, लेकिन मैं अपने मन से उनको बात कर लेती हूँ। मेरा मन खुश रहता है उनको देख के। ये लगता है कि हाँ, इनका आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद में मैं बैठी हूँ। आपको लगता है भगवान है? बिल्कुल भगवान है, और ये मानना भी है, और मैंने महसूस भी किया है कि हाँ, भगवान है, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही है जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ। एक स्लोगन हमने उस तस्वीर के, भगवान की उस प्रतिमा के पास एक स्लोगन पढ़ा था, याद होगा वो क्या लिख रखा है? आपके मुख से जानना चाहेंगे कि आखिर बहुत सारे स्लोगन होते हैं, लेकिन आपने उसी को क्यों चुना? मैंने उसके नीचे लिखा है, श्याम बाबा की जो फ़ोटो है उसके नीचे लिखा हुआ है, सक्सेस इज़ सर्टेन फॉर मी, यानी कि सफलता मेरे लिए निश्चित है। मैं हमेशा कुछ पॉज़िटिव थॉट्स जो है वो दोहराती रहती हूँ अपने मन में कि सफलता मेरे लिए निश्चित है। मैं खुश हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ। जैसे श्याम बाबा की दुआएँ, उनकी सुरक्षा, वो चारों तरफ चारों तरफ सुरक्षा कवच है, और इस तरीके की कुछ बातें मन में दोहराती रहती हूँ कि सक्सेस सर्टेन है, मेरे लिए निश्चित है। उससे क्या होता है कि आपको वो चारों मतलब आपके अंदर वो एक विश्वास पैदा हो जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपको एक पॉज़िटिव वाइब्स आती है, आपके अंदर पॉज़िटिविटी बनी रहती है, और जो नेगेटिव विचार होते हैं, कभी मन खुश नहीं होता, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं वो बैलेंस हो जाती है और वो कैंसल हो जाती है। मतलब नेगेटिव और पॉज़िटिव एनर्जी होती है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी के साथ अगर कुछ पॉज़िटिव थॉट्स को लेके आते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी कैंसल आउट होती है और आप अच्छा फ़ील करते हो। हमने एक और देखा, आपके रूम की व्यवस्थाओं को देखा, और रूम में चारों तरफ कहीं तो अब्दुल कलाम की तस्वीरें लगी हुई हैं, कहीं पर स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। इनके पीछे कहानी क्या है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी और अब्दुल कलाम सर, दोनों का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से दोनों आते हैं, और उन्होंने विश्व में अपनी एक बहुत ही अनूठी छाप बनाई है। एक अब्दुल कलाम सर, उन्होंने न्यूज़पेपर बाँटते थे, और ऐसे गरीब परिवार से आते थे, और उसके बाद वो इसरो के और जो डीआरडीओ है वहाँ पर चेयरमैन और साइंटिस्ट बन के उन्होंने देश में जो मिसाइल मैन कहलाते हैं वो सेवाएँ दी उन्होंने। और एसएलवी बनाया, मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहला उन्होंने ही बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए उन्होंने। उसके बाद वो देश के जो राष्ट्रपति है उस पद पर भी पहुँचे। तो उन्होंने इतने सारे पदों को सुशोभित किया, लेकिन फिर भी वो बच्चों को पढ़ाते थे, बहुत ही हम्बल रहते थे,
और स्वामी विवेकानंद जी भी अगर हम देखें तो वो इतने शार्प थे मेमोरी के, बहुत ही शार्प थी उनकी मेमोरी, लेकिन वो राज योगा प्रैक्टिस करते थे, मेडिटेशन करते थे। उन्होंने शिकागो में जो हमारे हिंदुत्व है, जो भारतीय परंपरा है, उसको वहाँ जाकर उन्होंने विश्व विख्यात किया कि जो इंडिया को हम कहीं न कहीं देखते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ उतना पिछड़ा हुआ मानते थे। उन्हें लगता था कि इंडिया में तो कुछ है ही नहीं, पिछड़ापन है और यहाँ के रिलीजन को और सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। उन्होंने जाके जो हमारा हिंदुत्व है और जो हमारे वेद, उपनिषद, वेदांत उन सबको वहाँ जाके पॉपुलराइज़ किया और ये दोनों ही मुझे प्रेरणा देते थे। तो मैंने इन दोनों की फ़ोटो अपने रूम में लगा रखी है, इनके कोट्स अपने रूम में लगा रखे हैं। तो प्रेरणा के लिए मैंने इनके फ़ोटोज़ लगा रखी है। 2 प्रश्न और हम आपसे जानना चाहेंगे, हम नहीं जानना चाहेंगे, करोड़ों भारतवासियों के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? अंतिम संदेश मैं बच्चों को ये देना चाहूँगी कि आप अगर लड़की हैं तो अपने मम्मी-पापा से कहिए कि पहले मुझे पढ़ने दीजिए। आप लोग ये सोचिए मन में कि मैं पहले अपने सपने साकार करूँगी, फिर ही शादी पे विचार करूँगी। और अगर माता-पिता हैं तो उन्हें ये कहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, अपने बेटा-बेटी दोनों को पढ़ाइए। बट अक्सर हम देखते हैं कि बेटियों को शादी का प्रेशर होता है, उनको घरेलू काम में और इन सब चीज़ों में, ज़िम्मेदारियों में डाल दिया जाता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाती है। तो मैं यही बोलूँगी कि माता-पिता को कि पहले दीजिए विद्यादान और फिर कीजिए कन्यादान। अगर आप दोनों बच्चे और माता-पिता अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप दोनों अगर अपनी ये ज़िम्मेदारी निभाते हैं, तो कहीं न कहीं जो महिलाओं की स्थिति है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी और हम देखेंगे कि देश में जब 2047 आएगा, हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो हमारा देश महिलाओं को और पुरुषों को समान दृष्टि से देखेगा और हम एक विकसित राष्ट्र निश्चित रूप से बनेंगे। कुछ पंक्तियाँ तो बनती हैं आपके परिवार के लिए और होना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। एक सॉन्ग आया था बहुत ही प्यारा-सा और जिसमें सारी हदें पार हो गई थी रिश्तों की, पापा, भैया और दीदी। तुझ में रब दिखता है पापा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है भैया मैं क्या करूं। कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी ये सॉन्ग आपके साथ-साथ दोहराना चाहूँगी। तुझ में रब दिखता है पापा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है भैया मैं क्या करूं। चलिए तो आपके लिए बेहतरीन खबरें हम और लेके आएंगे, लेकिन कराई मत देखिए, उभरती हुई प्रतिभाओं को देखिए।